मजदूर बिगुल अब पॉडकास्ट के रूप में भी। बिगुल पॉडकास्ट। अंक फरवरी 2026। संपादकीय अग्रलेख। 12 फरवरी की हड़ताल से मजदूरों को क्या हासिल हुआ? 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने मोदी सरकार के 4 लेबर कोड के विरुद्ध एक दिन की आम हड़ताल का आह्वान किया था। लेकिन जो हुआ, क्या उसे हड़ताल कहा जा सकता है? आमतौर पर कहें तो कतई नहीं। कई स्वतंत्र व क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनों ने कई स्थानों पर अपने औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों को वाकई बंद करवाकर हड़ताल की। कुछ जगहों पर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध यूनियनों ने स्वायत्त व्यवहार करते हुए उस दिन काम बंद रखा। लेकिन संगठित क्षेत्र के मजदूरों में लाखों की सदस्यता का दावा करने के बावजूद केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने हड़ताल के नाम पर महज विरोध प्रदर्शन, विरोध मीटिंग, काली पट्टी बांधकर काम करने जैसी कार्रवाइयां की। वास्तव में आमतौर पर जो हुआ वह बाकायदा कोई हड़ताल थी ही नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हड़ताल का अर्थ क्या होता है। हड़ताल मजदूर वर्ग के सबसे अहम हथियारों में से एक होता है। एक अकेले मजदूर का पूंजीवादी समाज में कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और समूचा पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के श्रम के शोषण पर ही आधारित होता है। इसलिए एक वर्ग के तौर पर मजदूर वर्ग की सामूहिक शक्ति से बड़ी शक्ति और कोई नहीं। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के देशी श्रम को निचोड़ कर ही जिंदा रहता है। उसके मुनाफे का स्रोत मजदूरों की मेहनत होती है। समूचा समाज ही मजदूर वर्ग और आग मेहनत कश आबादी के श्रम पर टिका होता है। ऐसे में मजदूर वर्ग यदि काम रोक दे तो मुनाफे का चक्का भी ठप हो जाता है। हड़ताल का अर्थ होता है मजदूर वर्ग द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए काम रोकना, मुनाफे के चक्के को ठप करना और पूंजीपति वर्ग और उसकी राज्य सत्ता को बाध्य करना कि वह उसकी मांगों को पूरा करे। क्या 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के नेतृत्व ने वाकई हड़ताल का आयोजन करवाया? आप सभी इस सवाल का जवाब जानते हैं। हर जगह पर हड़ताल के नाम पर एक दिन ही रस्मी विरोध प्रदर्शन, जुलूस, जलसा कर दिया गया ताकि मजदूर वर्ग का बढ़ता असंतोष कुछ हद तक निकल जाए। क्या इस रस्मी एक दिनी तथाकथित हड़ताल का मोदी सरकार पर कोई असर पड़ा? क्या मोदी सरकार ने इस पर कोई जवाब या बयान दिया? क्या केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों द्वारा भेजे गए चिंता के मुद्दों पर प्रधानमंत्री या श्रम मंत्री ने कोई उत्तर दिया? नहीं, देंगे भी क्यों? वे भी समझ रहे हैं कि यह एक दिन की कवायद मात्र है जो उस एक दिन के बाद बीत जाएगी। यूं भी सोचे तो क्या 1994 से लगभग हर साल होने वाली 1 या 2 दिन की रस्मी हड़तालों से मजदूर वर्ग को कुछ हासिल हुआ है? क्या हम अनौपचारिकीकरण, ठेकाकरण, कैजुअलीकरण रोक पाए? क्या हम काम के बढ़ते घंटे, घटती वास्तविक मजदूरी, बुरे होते काम के हालात को बदल पाए? क्या इन रस्मी हड़तालों पर किसी भी सरकार ने हमारी सुनी? मोदी सरकार तो एक फांसीवादी सरकार है जो मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी शत्रु है, सबसे ज्यादा तानाशाहना और दमनकारी है। उसे तो ऐसी रस्मी कवायदों से खुजली भी नहीं होने वाली है। ऊपर से 2014 के बाद से तो हड़ताल की जगह काली पट्टी बांधकर काम करने, कुछ मीटिंग, जुलूस आदि कर लेने को ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों का नेतृत्व हड़ताल बोलता रहा है। देखने में यह आया कि पूरे देश में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोई जोर ही नहीं लगाया। न तो ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता व नेता इलाकों में भेजे गए, न काम बंदी करवाई गई, न ही मजदूरों को विशाल तादाद में एकत्र किया गया। कई जगहों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों से संबद्ध यूनियनों ने स्वयं ही काम बंद किया या आधा दिन काम बंद किया। बाकी प्रमुख संगठित क्षेत्रों में, विशेषकर सरकारी क्षेत्रों जैसे रेलवे, बैंक, बीमा, डाक आदि में तो कई जगहों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने ही काम बंद करने से ही मना कर रखा था और यह कह रखा था कि काली पट्टी बांधकर लंच टाइम में मेस में मीटिंग कर लो या काम का वक्त खत्म होने के बाद बाहर विरोध सभा या मीटिंग कर लो इत्यादि।
ऐसे में केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नेतृत्व के साथियों से हमारा सवाल है, इससे आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? आज जब आजाद भारत की अब तक की सबसे ज्यादा मजदूर विरोधी सरकार ने मजदूर हकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, तो इस प्रकार की कार्रवाइयों से क्या आप मोदी सरकार द्वारा लेबर कोड वापस लिए जाने की उम्मीद करते हैं? यह तो आकाश कुसुम की अभिलाषा के समान है। क्या आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों, सभाओं आदि से, जुबानी जमा खर्च से और इसी प्रकार की दिखावटी चीजों को हड़ताल बोल देने से ना तो मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है और न ही समूचे पूंजीपति वर्ग पर। वे तो यही चाहते हैं कि मजदूरों का प्रतिरोध इसी प्रकार के दिखावे और रस्म अदायगी तक सिमटा रह जाए। मजदूर वर्ग कभी अपनी शक्ति को न पहचाने, कभी वास्तविक अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की ओर न जाए। ऐसे में केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों का नेतृत्व इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, जबकि रेल, सड़क परिवहन, डाक, बीएसएनएल, बैंक, बीमा आदि तमाम बुनियादी उद्यमों में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी ही समझ रहे हैं कि ऐसे एक दिनी कार्यक्रमों से कुछ नहीं होने वाला। यही वजह है कि कई जगह मजदूरों व कर्मचारियों ने स्वयं ही इस एक दिनी कवायद में हिस्सा नहीं लिया। मजदूर बिगुल के साथियों ने करीब 11 राज्यों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों में ही लाखों की तादाद में पर्चा वितरण किया, सैकड़ों सभाएं की, कई औद्योगिक क्षेत्रों को बंद करवाने की मुहिम में भागीदारी की और उन्हें बंद भी करवाया। यह करने की प्रक्रिया में हमारे सामने कुछ बातें स्पष्ट तौर पर प्रकट हुई। पहली बात, सार्वजनिक व निजी दोनों ही प्रकार के संगठित क्षेत्र के उद्यमों के मजदूरों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के नेतृत्व के प्रति भारी असंतोष और मुंहभंग की स्थिति में है। अधिकांश मजदूरों व कर्मचारियों ने अपना दुख प्रकट करते हुए बताया कि नेतृत्व ही समझौता परस्त हो गया है, लड़ना नहीं चाहता, बंद दरवाजों के पीछे घुटने टेक देता है और इसलिए रस्म अदायगी वाली एक दिनी हड़तालों या विरोध प्रदर्शनों से आगे जाने को वह कभी तैयार ही नहीं होता। जब मजदूर व कर्मचारी ही वास्तविक आम हड़ताल की मांग करते हैं, तो वह कहता है कि ऐसे नहीं होता है, धीरज से काम लेना पड़ता है। आम हड़ताल तो आखिरी हथियार होता है। सरकार दमन करेगी तो हम कैसे निपट पाएंगे? यूनियन नेतृत्व पर भरोसा करो, वह तुमसे ज्यादा जानता है, आदि कहकर उन्हें चुप करवा दिया जाता है। नतीजतन मजदूरों व कर्मचारियों में निराशा का माहौल था। भारी संख्या में अधिकांश मजदूरों व कर्मचारियों ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कहा कि हम भी समझते हैं कि बिना अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के मोदी सरकार को लेबर कोड वापस देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूनियन नेतृत्व ऐसा करने को तैयार ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी उन्हें कोई और विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि विकल्प से विकल्प नहीं पैदा होता, विकल्पहीनता से ही नया विकल्प पैदा होता है। इसलिए इस भारी मजदूर व कर्मचारी आबादी को यह समझना होगा कि दो ही रास्ते हैं, या तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के नेतृत्व को मोदी सरकार के लेबर कोड के विरुद्ध अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का आह्वान करने को बाध्य किया जाए, या फिर स्वयं स्वतंत्र पहलकदमी करते हुए अपनी स्वतंत्र यूनियनों का गठन करते हुए ऐसी हड़ताल की तैयारी की ओर आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा क्या कोई तीसरा रास्ता हमारे पास है? दूसरी बात यह सामने आई कि आमतौर पर मजदूर आबादी के एक अच्छे खासे हिस्से को ठीक ढंग से पता नहीं है कि मोदी सरकार की लेबर कोड उसे किस प्रकार से उजरती गुलामी के सबसे बदतर रूपों की ओर धकेल देंगे और किस प्रकार वस्तुतः उनसे 8 घंटे काम का हक, पक्के काम पर पक्की नौकरी का हक, डबल रेट से ओवरटाइम का हक, संगठित होने का हक छीन लिया जाएगा। ऐसे मजदूर साथी असंगठित क्षेत्र में अधिक मिले, जिसकी एक वजह है, असंगठित क्षेत्र में कागजी तौर पर ये सारे हक कानूनी तौर पर मौजूद होने के बावजूद अधिकांश मजदूरों को मिलते ही नहीं हैं। नतीजतन उनमें लेबर कोड के खतरनाक चरित्र को लेकर जागरूकता की कमी और एक प्रकार की तटस्थता का भाव था।
लेकिन अपने काम के भयंकर हालात के कारण जहां कहीं भी क्रांतिकारी यूनियनों व संगठनों ने औद्योगिक क्षेत्र बंद करवाए, उसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने ज्यादा उत्साह से भागीदारी की और वाकई काम बंदी की। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के चारों लेबर कोड के बारे में असंगठित क्षेत्र की व्यापक कामगार आबादी के बीच सघन प्रचार की आवश्यकता है। लेकिन बात सिर्फ असंगठित मजदूरों की नहीं है, बल्कि संगठित क्षेत्र के संगठित व असंगठित, ठेका, दिहाड़ी, कैजुअल मजदूरों के बीच भी इन श्रम संहिताओं को लेकर जागरूकता की कमी देखने में आई। ऐसे में मोदी सरकार के लेबर कोड के विरुद्ध संघर्ष का एक अहम कार्यभार इनके खतरनाक चरित्र से व्यापक मजदूर आबादी को अवगत कराना भी है। तीसरी बात, इसके लिए तमाम स्वतंत्र व क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनों को साथ एक मंच पर आना चाहिए। इसके जरिए न सिर्फ भविष्य में हड़तालों को ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है, बल्कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों पर भी जुझारू अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का आह्वान करने का दबाव बनाया जा सकता है। और ऐसा न करने की सूरत में संगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग को अपने आप को उनसे स्वतंत्र रूप में संगठित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हम फिर दोहराना चाहते हैं, अगर मजदूर वर्ग मोदी सरकार की श्रम संहिताओं द्वारा लाई जाने वाली गुलामी के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ना चाहता है, तो उसे अनिश्चितकालीन आम हड़ताल को संगठित करने की ओर आगे बढ़ना होगा। जब तक देश स्तर पर इस प्रकार का प्रयास संगठित नहीं किया जा सकता, तब तक अलग अलग कारखानों के स्तर पर, अलग अलग सेक्टरों के स्तर पर और अलग अलग इलाकों के स्तर पर मजदूरों को संगठित होकर अपने श्रम अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यह सच है कि इन कानूनों को रद्द करवाना मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि कार्रवाई कानून से पहले आती है। अगर मजदूर वर्ग संगठित होकर लड़ेगा, तो संघर्ष के परिणाम के निर्णय उसकी संगठित शक्ति और पूंजी की शक्ति के संतुलन से होगा। पहले भी इतिहास में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब कानून बाद में बने या बदले, लेकिन मजदूरों ने लड़कर अपना हक हासिल किया। लेकिन यह भी सच है कि अगर कानूनी अधिकार समाप्त किए जाते हैं, तो मजदूरों के लिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता पहले से मुश्किल हो जाता है। जहां तक मोदी सरकार को उसकी 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए बाध्य करने का प्रश्न है, वह तभी हो सकता है जब देश के बड़े हिस्से में मजदूर वर्ग एकजुट व संगठित तौर पर अनिश्चितकालीन आम हड़ताल को आयोजित करे। इसलिए हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नेतृत्व से फिर अपील करेंगे कि वह रस्म अदायगी और दिखावटी प्रदर्शन कर उसे हड़ताल का नाम देने के बजाय वास्तविक संघर्ष का रास्ता अख्तियार करे और अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का आह्वान करे। पूरे देश में समस्त वास्तविक मजदूर यूनियनें व मजदूर संगठन उनका साथ अवश्य देंगे। मजदूर वर्ग में बिगड़ती जीवन व कार्य स्थितियों को लेकर जबरदस्त असंतोष है। आज वह निराश व विकल्पहीनता के बोझ से ग्रस्त जरूर है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है। इतिहास इसका गवाह है। यदि केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन संघर्ष का रास्ता नहीं चुनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मजदूर वर्ग स्वयं संगठित होकर कभी संघर्ष का रास्ता नहीं चुनेगा। यदि वे रस्म अदायगी, औपचारिकताओं, सुधारवाद और अर्जीबाजी करने के रास्ते पर अटल रहेंगे, तो मजदूर वर्ग भी समझौता परिस्थिति को हमेशा स्वीकार करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों की शक्ति और प्रभाव पिछले 3 दशकों में लगातार सीमित होता रहा है और इसके लिए वे अपने नेतृत्व के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब जब मजदूरों के हकों पर बड़े हमले हुए, तो उन्होंने मजदूरों के प्रतिरोध आंदोलन को सुधारवाद व कानूनवाद तथा अर्जीबाजी के गोल चक्कर में घुमा दिया। नतीजतः मजदूर आबादी भी उन पर से भरोसा खोती गई। उसके पहले भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों का संघर्ष अर्थवाद और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की लड़ाई से आगे नहीं जाता था, लेकिन अब वे उतना भी नहीं करते। आज नहीं तो कल यह प्रश्न मजदूरों के दिमाग में आएगा और आज भी आ रहा है कि ऐसे में ऐसी यूनियनों की आवश्यकता ही क्या है जो कोई वास्तविक संघर्ष करने को तैयार ही नहीं है। आज जब मोदी सरकार ने लेबर कोड के जरिए
मजदूर वर्ग पर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है, तो यह मौका है कि वे अपने इस आचरण को सुधार ले और एक वास्तविक संघर्ष का ऐलान करें। क्रांतिकारी शक्तियों को अपनी ताकतों पर भरोसा करते हुए अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी होगी। मजदूरों व संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में संगठित करना होगा। उनकी जुझारू यूनियनें स्थापित करनी होंगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भारी तादाद उन्हें एक शक्ति प्रदान करती है, जबकि संगठित क्षेत्रों की पूंजीवादी व्यवस्था और राज्य सत्ता में रणनीतिक जगह संगठित क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों को किसी भी आम अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे संघर्ष को संगठित करने के लिए अहम बनाती है। ये लेबर कोड संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्र में मजदूरों यानी समूचे मजदूर वर्ग और आम मेहनतकश जनता पर ही हमला है। लुब्बे लुबाब यह कि एक दिनी रस्म अदायगी और हड़ताल के नाम पर यह हड़ताल शब्द को ही कलंकित करते हुए काली पट्टी विरोध प्रदर्शनों व मीटिंगों से मोदी सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगने वाली। श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए मोदी सरकार को बाध्य करने का एक ही रास्ता है, खूंटा गाड़कर अपने जायज हकों के लिए संघर्ष का आगाज करना, यानी अनिश्चितकालीन आम हड़ताल को संगठित करना।